दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक पुराना खत। सुविज्ञा सोमवंशी लव्स चेतन कुमार। नहीं, मैं किसी पुरानी इमारत की दीवार पर दिल और तीर के निशान के साथ लिखे नाम को नहीं पढ़ रही हूं। ये तो वो नाम है जिन्होंने मुझको इश्क का मतलब समझाया। मेरी पढ़ी हुई सभी रोमांटिक नॉवेल्स और देखी हुई सभी प्यार, इश्क और मोहब्बत वाली कहानियों में से एक भी कपल ऐसा नहीं मिला जो इतनी शिद्दत से एक दूसरे को चाहता हो जितना सुविज्ञा और चेतन असल जिंदगी में एक दूसरे को चाहते थे। कौन है सुविज्ञा और चेतन? यही सोच रहे हैं ना? बताती हूँ। सुविज्ञा दिल्ली के एक स्कूल में टीचर थी और चेतन केमिस्ट शॉप चलाते थे। पहली नजर में प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ और फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद एक तो बेटा हुआ और फिर एक खूबसूरत सी, प्यारी सी, इंटेलिजेंट सी बेटी हुई। उसका नाम रखा गया स्नेहा और वो स्नेहा मैं हूं। मेरे मम्मी पापा ने उस दौर में लव मैरिज की थी जब बंदिशें आज से कहीं ज्यादा थीं और ये बात पापा हमें अक्सर बड़े गर्व से बताया करते थे। मुझे याद है बचपन में जब इतवार की शाम में मैं, भैया और पापा बालकनी पर होते थे और मम्मी हमारे सामने वाली मेज पर साग काट रही होती थी तो पापा भैया से कहा करते थे, प्यारे प्यार हो गया था तेरी माँ से। मम्मी शर्मा जाती थी और बहाने से किचन में जाती हुई कहती, क्या आप भी ना बच्चों से ऐसी बातें, शर्म नहीं आती? उनका चेहरा देखने लायक होता था और हम लोग बहुत हंसते थे। पापा ये भी बताते थे कि शादी से पहले मम्मी उनको आनंद कहती थी क्योंकि उनको देवानंद बहुत पसंद थे। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और पुराने खत बहुत कीमती होते हैं। एक रोज जब मैं स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे उस पुराने बक्से में एक पुराना खत मिल गया जो शादी से पहले पापा ने मम्मी को लिखा था। पढ़कर आंखें भर आई थीं। कितनी गहराई थी पापा की बातों में, कितनी खूबसूरती थी हर लफ्ज में। खत की आखिरी लाइन में लिखा था, तुम्हारा आनंद। आमतौर पर ऐसा होता है कि इश्क की कहानियां शादी पर खत्म हो जाती हैं, उन रोमांटिक फिल्मों की तरह जिनका शादी होते ही द एंड हो जाता है। लेकिन मम्मी पापा के केस में ऐसा नहीं था। मैंने तो जब से होश संभाला ऐसा एक दिन नहीं देखा जब पापा और मम्मी हाथ पकड़कर इवनिंग वॉक पे न गए हों या फिर पापा ने मम्मी के खाने की तारीफ न की हो। खुशी मम्मी के चेहरे पर दिखती थी। वो हमेशा मुस्कुराती थीं, गुनगुनाती रहती थीं, उनकी आंखों में एक चमक रहती थी। लेकिन किस्मत और वक्त किसी के मुताबिक नहीं चलते। ये बड़े बेमुरव्वत और सख्त दिल होते हैं। मेरी इन आंखों ने वो दौर भी देखा जब मम्मी की आंखों की चमक, चेहरे की खुशी हमेशा के लिए बुझ गई। एक शाम शॉप से घर आते वक्त मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में पापा हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पापा को गए 15 साल हो गए थे। इस बीच मम्मी ने हम दोनों की परवरिश अकेले की। हम भाई बहन को पढ़ाया, लिखाया, हमारी शादी कराई और जब कुछ साल पहले मम्मी प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई तो भैया ने उनको अपने पास दुबई बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि वो घर ही था जो उनके लिए पापा से जुड़े रहने की आखिरी कड़ी था। हालांकि मैं हर 2-3 महीने पर अपने ससुराल भोपाल से मम्मी को मिलने आ जाती थी। जानती थी कि शहला आंटी के अलावा और कोई नहीं है जो मम्मी का हाल चाल ले। शहला आंटी मम्मी की इकलौती दोस्त थीं, वो भी कॉलेज के ज़माने से। एक शाम जब मेरा फ़ोन बजा तो देखा मम्मी का कॉल था। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैंने कहा तो दूसरी तरफ से शहला आंटी की हड़बड़ाई हुई आवाज़ थी। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है, सिविल अस्पताल में एडमिट हैं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं किसी अनहोनी के डर से भीतर तक कांपने लगी। बदहवासी का आलम था। भोपाल से दिल्ली तक की फ्लाइट का वो सफर काटे नहीं कट रहा था। मैं जब हड़बड़ाई हुई अस्पताल पहुंची तो बिस्तर पर मम्मी को लेटे हुए देखा। शहला आंटी उनके माथे पर हाथ रखे थीं। मुझे देखकर मम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं भाग कर गई और उनसे लिपट कर तब तक रोई जब तक मन हल्का नहीं हो गया। There's nothing to worry, but we'll have to be careful.
डॉक्टर ने बताया कि मम्मी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जिसके चलते वो बेहोश हो गई थी। ये तो मैं जानती ही थी कि डिप्रेशन है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि किया क्या जाए। वो भी किसी भी कीमत पे वो घर नहीं छोड़ना चाहती थी। भैया फ़ोन पर लगातार मम्मी की तबीयत पूछते रहे। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी लीव बैलेंस नहीं है, लिहाजा अगले महीने से पहले आना मुश्किल होगा। खैर, कुछ वक्त बाद मम्मी घर आ गईं। सेहत बेहतर होने लगी थी। एक शाम जब मम्मी सो रही थी तो मैं और शहला आंटी बालकनी पर खड़े होकर पुरानी बातें करने लगे। मम्मी पापा की पुरानी नोक-झोंक, उनके मज़ेदार किस्से वगैरह वगैरह। बातों बातों में मैंने शहला आंटी से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा को प्यार से आनंद कहती थी ना? आनंद, ये नाम सुनते ही न जाने क्यों शहला आंटी चौंक गईं। वो बात टालने सी लगी। मैंने उस पुराने ख़त का जिक्र किया जो मैंने संदूक में देखा था, तो शहला आंटी खामोश हो गई। फिर मेरे काफ़ी पूछने पर बोली, स्नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा की लव मैरिज नहीं हुई थी। मुझे पहले तो लगा वो मजाक कर रही हैं। मैंने कहा, मगर वो ख़त जो पापा ने मम्मी को। उन्होंने मेरी बात काटते हुए मेरे हाथ पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, वो आनंद कोई और था। शहला आंटी ने जो बताया था वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि उस जमाने में कॉलेज में एक लड़का था, आनंद शर्मा। मम्मी और आनंद एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन नाना इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी नहीं होने दी और बाद में मम्मी की अरेंज्ड मैरिज हो गई। मम्मी की किस्मत अच्छी थी, पापा बहुत नेक थे और उनको मम्मी और आनंद के रिश्ते के बारे में पता भी था, लेकिन उन्होंने मम्मी को इस बात के लिए कभी ताना नहीं दिया। बल्कि एक रोज जब मेरी नज़र उन खतों पर पड़ गई तो उन्होंने बात बनाते हुए ये कहानी बना दी कि मम्मी उन्हें ही प्यार से आनंद कहती थी। कितना बड़ा दिल था पापा का, ये सोचकर आंख भर आई मेरी। इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं भोपाल वापस आ गई थी, लेकिन ये बात मेरे जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी कि वो आनंद कोई और था। मैंने अलमारी के ऊपर रखी एक धूल खाई अटैची से वो खत फिर निकाला। वो तकरीबन 40 साल पुराना खत, जिसका कागज गल चुका था, लेकिन उसके लफ्ज आज भी महक रहे थे। उंगलियों से उस लिखावट को छूते हुए एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। अब तक जिसे मैं पापा के लफ्ज समझती थी वो किसी और के थे। उस वक्त मेरी नम आंखों में ये सोचकर पापा के लिए इज्जत और बढ़ गई कि किसी और का होने के बावजूद पापा ने उस खत को कभी फेंकने को नहीं कहा। जब मैं एक बेटी की तरह सोच रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन फिर जब मैंने एक औरत की तरह सोचना शुरू किया तो एहसास हुआ कि मम्मी की भी क्या गलती है, सिवाय इसके कि वो बगावत नहीं कर पाई। लेकिन जो लोग बगावत नहीं कर पाते, क्या उनको उन पुराने अधूरे रिश्तों के बारे में सोचने का हक भी नहीं है? इस सवाल के साथ मेरे जहन में ये बात भी आई कि अगर मम्मी की एक मुलाकात इन आनंद साहब से करवा दी जाए तो हो सकता है उनकी उदासी कुछ कम हो जाए। हेलो जी, शहला आंटी कैसी हैं आप? फोन पर बातचीत के बाद शहला आंटी मेरे इस फैसले से खुश थीं। बस वो चाहती थीं कि मैं मम्मी को ये ना जाहिर करूं कि ये उन्होंने मुझको बताया। शहला आंटी के पास आनंद शर्मा का पुराना एड्रेस था, दिल्ली के किसी शास्त्री पार्क इलाके का। वो नहीं जानती थी कि अब वो वहां मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं इरादा कर चुकी थी कि मम्मी के लिए एक कोशिश जरूर करूंगी। इस कहानी के अलग हो चुके 2 किरदारों को फिर से मिलाऊंगी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का वो पता ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। C4/78। उस पते पर पहुंची तो एक सफेद 2 मंजिला मकान था, जिसकी बाहरी दीवार पर पुराने डिजाइन के कंगूरे बने हुए थे और मेन गेट पौधों की बेलों से सजा हुआ था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं हुई। कुछ लम्हों के बाद फिर खटखटाया, लेकिन अब भी कोई हरकत नहीं हुई। तीसरी बार खटखटाया ही था कि अंदर से गेट खुलने की आहट के साथ कोई गुस्से से बुदबुदाया, नहीं मिलेगी बॉल भाई, पूरे दिन यही करता रहे आदमी। अरे 50 बार कहा पार्क में खेलो, लेकिन तुम लोग तो। मुझे देखकर वो झेप से गए। फिर गले से लटकते अपने मोटे लेंस वाला चश्मा आंखों पर चढ़ाकर गेट से झांकते हुए बोले, जी कहिए।
आनंद शर्मा से मिलना था। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा तो वो गेट से बाहर आए और बोले, हाँ मैं ही हूँ, कहिए। सुविज्ञा सोमवंशी को जानते हैं आप? मैंने तकरीबन कांपते हुए कहा तो उनके चेहरे पर पहले तो सवालिया निशान था। कौन सुविज्ञा? भवें उचकाते हुए बुदबुदाए, लेकिन फिर शायद धीरे धीरे उन्हें याद आया तो हाव भाव बदलने लगे। चश्मा वापस उतारते हुए बोले, कौन वो नेशनल कॉलेज वाली? मैंने मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। कहा, मैं उनकी बेटी हूँ, स्नेहा। आप एक बार मिलना चाहेंगे उनसे? एक अजीब कैफियत थी उस माहौल में। उन बुजुर्ग के चेहरे पर मैंने एक अजीब रंग देखा था, एक अजीब तासुर जो आम तौर पे दिखता नहीं है। वो कोई नया एहसास था शायद, जिसमें थोड़ी खुशी थी, थोड़ी शर्म थी, थोड़े आंसू थे और शायद थोड़ी हड़बड़ाहट थी। आनंद अंकल से मुलाकात के बाद मैं घर आ गई। घर पर मम्मी मुझको देखकर तो खुश हो गई, हालांकि मेरा यूं सरप्राइज की तरह आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती थी, बता के आया करो भाई, इस तरह 2-3 दिन तो इंतज़ार की खुशी में ही कट जाते हैं। खैर वो इतवार की सुबह थी। मैं और मम्मी घर पर थे और मैंने शहला आंटी को भी फ़ोन करके बुला लिया था। मैंने मम्मी से कहा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान है, इसलिए तैयार हो जाएं। मम्मी ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन फिर मैंने उनको अच्छे से तैयार किया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। मम्मी देखिए, शैला आंटी होंगी, दरवाज़ा खोल दीजिए प्लीज़। मैंने कहा तो मम्मी तेज कदमों से बढ़ी, दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो जम सी गईं। उस दाढ़ी के पीछे धंसे हुए पोपले गालों से किसी दौर का एक नौजवान चेहरा झांक रहा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। दरवाजे के दोनों तरफ खामोशी खड़ी थी जो धीरे धीरे आंसुओं से भीगती जा रही थी। तुम? इतना ही कह पाई थी मम्मी। आनंद अंकल के मोटे शीशे वाले चश्मे के पीछे से आंसू लुढ़क रहे थे। उन्होंने हाँ में सर हिलाया, हाथ बढ़ाया, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते ठहर गए। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर उस लिखावट को पढ़ रहे थे जो वक्त उनकी झुर्रियों के तौर पर लिख गया था। आनंद मम्मी के पक चुके उन बालों को देख रहे थे जिन्हें वो खत में खुला रखने को कहते थे, और मम्मी उन आनंद अंकल के झुक चुके कंधे और धंस चुकी आंखों को देख रही थीं जो जब आस्तीने चढ़ाकर लाइब्रेरी से निकलते थे तो तमाम लड़कियां आहें भरती थीं। कैसी हो सुविज्ञा? उन्होंने कहा तो मम्मी ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर बात करने का इशारा किया और वहां से चली गई। पर जाते जाते मैंने देखा कि वो गीली आंखों से एक दूसरे के बदल चुके चेहरों में वो चेहरा ढूंढ रहे थे जिसे उन्होंने अलग होते हुए देखा था। कुछ देर बाद जब मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो मैंने देखा कि आनंद अंकल और मम्मी आमने सामने बैठे कुछ पुराने किस्से याद कर रहे थे। उनके बूढ़े चेहरों पर एक करिश्माई सी रौनक दिख रही थी। मैंने मम्मी को इस तरह मुस्कुराते पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद जब आनंद अंकल चले गए तो मैंने गौर किया कि मम्मी की आंखें तो भारी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। हालांकि वो शर्मिंदा भी हो रही थी कि मुझे वो सब पता चल गया जिसे एक अरसे उन्होंने और पापा ने राज बना के रखा था। लेकिन इस वक्त किसी भी एहसास से बड़ी वो खुशी थी जो उस वक्त आनंद अंकल से उस मुख्तसर मुलाकात से उनको मिली थी। वो एहसास ऐसा था जैसे किसी की वो ख्वाहिश पूरी हो गई हो जिसके जिंदगी में पूरी हो पाने की उम्मीद खो चुकी हो। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया। हेलो, हाँ स्नेहा, कैसी है तू? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो धूप निकली है। अब मैं मम्मी से फोन पर बात करती थी तो लगता था जैसे पुराने गमों का बोझ कुछ कुछ कम हो रहा है। मम्मी की आवाज की खनक लौटने लगी थी। वो मुस्कुरा भी लेती थी। मैं बदलाव को महसूस कर ही रही थी कि एक रोज शहला आंटी ने फोन पर बताया कि मम्मी और आनंद अंकल शादी करना चाहते हैं। मम्मी और आनंद अंकल फैसला कर चुके थे कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मौसम साथ साथ देखना चाहते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मैं तो उनके फैसले की इज्जत कर रही थी। लेकिन राह में एक मुश्किल तो थी ही।
उसी शाम की फ्लाइट से भैया दुबई से आ रहे थे और मैं जानती थी कि उनको मनाना आसान नहीं होगा। भैया आ चुके थे। मम्मी को ठीक देखकर उन्हें राहत हुई, लेकिन अगली सुबह जब उनको मम्मी के फैसले के बारे में पता चला तो नाराज हो गए। चीखते हुए बोले, मम्मी ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? आपने सोचा है लोग हंसेंगे हम पर? मम्मी ने नजर नीचे झुका ली। भैया मेरी तरफ देखकर बोले, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग आजकल थोड़ा ज्यादा ही लिबरल हो गए, बट दिस इज शेमफुल। मम्मी की पलकों पर जैसे कोई बोझ ठहर गया था। भैया की आवाज में उन्हें नाना की आवाज महसूस हो रही थी। बेटा वो गलत मत समझो, मैं तो बस। भैया ने गुस्से में कुर्सी पर ठोकर मारी और बुदबुदाते हुए जाने लगे। ये शादी जरूर होगी। कमरे में मेरी आवाज गूंजी तो भैया ठहर गए। माँ बोली, बस कर, अब खत्म करना इस बात को, और जिल्लत नहीं चाहिए। मैंने कहा, जिल्लत तो होगी माँ, क्योंकि माएं जब अकेली पड़ जाएं और बेटे दुबई में ऐश करें तो जिल्लत तो होगी। स्नेहा होश में आओ। भैया चीखे मुझ पर तो मैंने कहा, होश में हूं तभी बता रही हूं कि शादी होगी, हर हाल में होगी। और इस फैसले में उन लोगों की हाँ या ना नहीं चाहिए जो माँ के बीमार होने पर लीव बैलेंस देख के टूर प्लान करते हैं। बात भैया को चुभ गई थी, लेकिन बात सच हो तो काटा भी नहीं जा सकता। दांत पीसते हुए मुझे घूर रहे थे, और करते भी क्या। अक्सर शर्मिंदगी के वक्त लोग गुस्से का नकाब ओढ़ लेते हैं। उन्होंने भी यही किया, गुस्से में घर के बाहर चले गए। स्नेहा मत करिए, देखो नाराज होके चला गया। मैंने कहा, वो गए नहीं है माँ, लेकिन चले जाएंगे और आप यहीं रह जाएंगी अकेली। माँ अब ठहर गई। मैंने कहा, आपने जिंदगी हमेशा दूसरों के तरीके से जी है। पहले वो किया जो नाना ने कहा, अब वो करेंगी जो भैया कहेगा। अपने लिए भी तो जी लीजिए। ऐसा नहीं था कि माँ को लग रहा हो कि वो कुछ गलत कर रही हों। वो जानती थी कि वो सही है, लेकिन औरतें अक्सर अपने ख्वाब किसी न किसी के नाम पर कुर्बान कर देती हैं। कभी पिता के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी बेटे के नाम पर। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम उलझते सुलझते रिश्तों के बीच माँ ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार उन्होंने फैसला ले लिया। 2 हफ्ते बाद उसी घर में एक छोटा सा मंडप सजा था। भैया तो शामिल नहीं हुए, लेकिन शहला आंटी और कुछ खास लोग मौजूद थे। मम्मी और आनंद अंकल दूल्हा दुल्हन बने बहुत प्यारे लग रहे थे। मम्मी ने वही लाल सुनहरी साड़ी पहनी थी जो पापा को बेहद पसंद थी, और मेरे हाथों में वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उस पुराने खत का एक फ्रेम था जिसने 2 अधूरे किरदारों की एक अधूरी कहानी को पूरा कर दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।